एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो जल्दी से भाई एक बारी क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो आज फिर से हम ग्रेड 1 के पेपर को कवर करेंगे और यहाँ पर भी आज आपको बहुत से नए क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। अगली बात ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सेशन अगर आपको लास्ट में पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिए क्योंकि आपका एमपी टेट का एग्जाम 5 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो ये सभी सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा सारे क्वेश्चंस का और कोशिश करना सही जवाब देने की। तो हालांकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे, पर हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको चीजें पता लग जाएंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी ग्रेड 2 के पेपर हो रहे हैं, आज 9 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी, कल आपको मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और उसको देखिए भाई। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्फ्रेड ग्रीन और एडम्स ने स्वलिखित की समीक्षा करते समय किस तरह के डिजाइन को नियोजित किया। मतलब जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड बच्चे होते हैं, ओके, तो उनको जब ये अध्ययन कर रहे थे, समझ रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने किस डिजाइन को, है ना, किस चीज का यूज किया था। स्वतंत्र नमूनों का यूज किया था, व्यापक यानी कि कैस्केडिंग का यूज किया गया था, या मिलान किए गए नमूने का उपयोग किया गया था, या यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण का उपयोग किया था। तो भाई आंसर कीजिए। एल्फ्रेड ग्रीन और एडम्स ने स्वलीनता वाले बच्चों के हस्तक्षेप की समीक्षा करते समय किस डिजाइन को नियोजित किया था। तो जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, अच्छा खासा, भाई जल्दी से आंसर कीजिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या आपका डी होगा? हाँ, चलो, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण, जिसे हम आरसीटी के नाम से जानते हैं। ओके, इसमें होता क्या है ये कौन बताएगा भाई? है, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण में होता क्या है? यहाँ पर हम एक रैंडम तरीके से, मतलब अचानक ही क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इन बच्चों पे जो स्वलीन बच्चे होते हैं। ओके, उनको इवैल्यूएट करते हैं और क्या कहते हैं, फिर उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती किसमें? रैंडम नियंत्रण परीक्षण में। उनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख करके उनके ऊपर हम पूरा प्रयोग करते हैं और बच्चों को समझने की कोशिश हम करते हैं। ओके, तो नाम याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। मतलब बेसिकली एक अचानक से रैंडम तरीके से हम एक ट्रायल करते हैं इन बच्चों के ऊपर। ओके, एक या एक से, है ना, मतलब एक या दो ग्रुप के ऊपर। तो ये चीज आपकी होती है। बेसिकली एक और दो ग्रुप होते हैं। ओके, 1 of 2 ग्रुप होते हैं। इसका मतलब होता है, एक होता है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, जो इंटरवेंशन वगैरह को रिसीव करता है। एक ग्रुप होता है जो जैसे हम कहते हैं जो कंट्रोल करता है उस चीज को। ठीक है, वो कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं उन बच्चों के लिए। तो ये चीज आपकी होती है यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण में। तो थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, एक्सपेरिमेंट होता है ये। अगला देखिए आकर के भाई। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? मतलब जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग है आपकी। अभी यहाँ पर अधिगम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात करें कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, है ना। इसको किसने प्रपोज किया हुआ है? तो कोलबर्ग है, एन.एल. गेज है, या बी.एफ. स्किनर है, या आपके शिव कुमार मित्रा है ना। एक को तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे। देखिए, कह दो वो तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसर कीजिए भाई, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो आप कंफ्यूज हो सके। और इवन वो तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो जल्दी से भी बता दीजिए। हाँ, तो ये किसने दिया हुआ है?
हाँ, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग आपका दिया हुआ है NL गेज ने। ओके, राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसमें हम लर्न करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, और प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये एक थ्योरी होती है, अ लर्निंग थ्योरी, ठीक है, जहां पर मतलब मनोविज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, उसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉग्निटिव थ्योरीज किसको हेल्प करती हैं, टीचर्स को हेल्प करती हैं, जहां पर हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जिसको हम सीखते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई, ये दिया हुआ है NL गेज ने। ओके, चलिए अगला देखिए यहाँ करके भाई। विद्यार्थियों का स्कूल में खेल खेलने का प्रमुख लाभ निम्न होता है। तो ऑप्शन है आपके, ये उन्हें मजबूत बनाता है, या ऑप्शन नंबर बी है ये शिक्षक के कार्य को आसान बनाता है, या ऑप्शन नंबर सी है यह सहयोग की भावना और शारीरिक संतुलन विकसित करता है, या फोर्थ होगा यह समय व्यतीत करने में सहायक होता है। तो भाई हम जो स्कूल में खेल खिलाते हैं बच्चों को, तो वो क्यों, क्या रीजन है उनको खेल वेल खिलाने का? हाँ जी, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मजबूत बनाता है, आसान बनाता है, टाइम पास कराता है? नहीं, हम खेल खिलाते हैं ताकि बच्चे में जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके, आदान प्रदान की भावना और फिजिकल बैलेंस बन सके, है ना, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। जो इंटेलेक्चुअल स्किल है आपकी, वो किसके साथ में रिलेट करती हैं? ओके, बौद्धिक कौशल इन चारों में से किस डोमेन के साथ में जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है आपका पहला, भौतिक ज्ञान क्षेत्र के साथ में फिजिकल डोमेन है, या बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन है, या सी ऑप्शन है मन प्रेरक साइकोमोटर डोमेन है, या आपका फोर्थ है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन है। ओके, तो भाई बौद्धिक कौशल निम्न में से किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए यहाँ पर। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। तो बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये रेफर करता है किसको? वही कॉग्निटिव डोमेन को, ओके, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को, है ना, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। रोल प्ले, भूमिका निर्वहन के दौरान, मतलब जब रोल प्ले हो रहा है उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग, अभिलेखन के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है? ओके, तो वीडियोग्राफी करना, मनुष्य द्वारा किया गया अभिलेखन मैनुअल रिकॉर्डिंग, या श्रव्य अभिलेखन, या विशेषज्ञों द्वारा किया जाने वाला अवलोकन। अच्छा, जब रोल प्ले हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम वहां पर वीडियोग्राफी करेंगे ना, तो वो जो सामने हमारे इमेज भी रहेंगी, जो चीजें चल रही वो भी रहेंगी, है ना, सारी चीजें भी रहेंगी, जो भी चीजें वहां पर हो रही, आवाज वगैरह भी रहेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा, वीडियोग्राफी। ओके, क्योंकि इन चीजों में एक ना एक एस्पेक्ट आपका छूट ही जाएगा। दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भी जल्दी से। एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन है विकास का एक व्यवहारिक सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर बी विकास का एक प्रणालीगत सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर सी विकास का एक अनुमानी सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर 4 एक विकास का अवस्था सिद्धांत है। तो भाई राइट, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये किस तरह का सिद्धांत है? तो हम सबको ये चीज पता है कि एरिक्सन ने जो आपको मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, साइको सोशल थ्योरी दी हुई है, तो इसमें इन्होंने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, 8 स्टेजेस में। ओके, तो ये एक कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी इज अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, विकास का एक अवस्था सिद्धांत है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के और आंसर कीजिए भाई।
तर्क निम्न पर आधारित होता है, मतलब जो हम लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग नहीं, लॉजिक किस पर बेस्ड होता है। ओके, तो निगमनात्मक तर्क पर बेस्ड होता है, आगमनात्मक तर्क पर बेस्ड होता है, शब्दावली के उपयोग की क्षमता या अपसारी चिंतन पर बेस्ड होता है। तो भाई जो लॉजिक हम लगाते हैं वो किसके बेस पे लगाते हैं, जनरली हम किसके बेस पे लगाते हैं, आंसर कीजिए भाई। हाँ, तो जो लॉजिक हम लगाते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग के बेस पे लगाते हैं। ओके, निगमनात्मक तर्कना के आधार पर लगाते हैं। तो भाई निगमनात्मक तर्कना कैसे चलती है, आंसर करो एक बार कमेंट में। हाँ, ये चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, और ये चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। तो ये चीज हो गई। अभी अपसारी चिंतन के बारे में जानते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो आपकी चलती है ना, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो राइट आंसर यहां पर आपका फर्स्ट हो जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, बेस पे इसी प्रोसेस पे हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, मतलब जो बंडूरा है इन्होंने जो आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सीटी बज रही ना, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सॉरी। ओके, तो अभी खाना बनना तो नहीं रुक जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर होता है। ओके, निर्भर नहीं है, सॉरी। हाँ, बी है प्रतिरूपण बच्चों के सीखने का प्रमुख तरीका है, या सी आपका हो जाएगा यहाँ पर कि नाटक आवश्यक है, इसे स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है एक अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो भाई बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही लिखा हुआ है। अब भाई संज्ञानात्मक विकास, सारे विकास आपस में जुड़े हैं, तो ये भी इंटर रिलेटेड है, गलत लिखा हुआ स्टेटमेंट, है ना। और बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अकॉर्डिंग बंडूरा ने हमको दी है कौन सी थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी दी हुई है ना, या जैसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि जब कभी भी हम सीखेंगे ऑब्जर्व करके ही हम सीखेंगे। ओके, और ये ऑब्जर्वेशन होता है कितने स्टेप में, 4 स्टेप में, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बंडूरा की थ्योरी प्रतिरूपण मॉडलिंग बच्चों के सीखने के लिए प्रमुख तरीका है, मतलब कि हम दूसरों को नकल करके सीखते हैं। ओके, तो बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रशमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है, मतलब जो क्रशमर ने आपको पर्सनालिटी के टाइप दिए हैं, तो कौन सा यहाँ पर इन चारों में से है, अंतर्मुखी है, खुश मिजाज है, सैंग्विन है, या अवसादग्रस्त हैं, या पुष्टकाय हैं। तो भाई आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्रशमर के टाइप में कौन सा आपका आएगा। हाँ, तो क्रशमर ने पर्सनालिटी के कितने टाइप दिए हुए हैं, आंसर करो। अच्छा चलो, क्रशमर ने पर्सनालिटी के टाइप कितने दिए हुए हैं, हाँ 4 प्रकार दिए हुए हैं इन्होंने। ओके, तो इसमें यहाँ पर आपके कौन कौन से 4 प्रकार हैं इनके, जल्दी से कमेंट में लिख करके दो, है ना, कौन कौन से 4 प्रकार हैं। हाँ, तो 4 प्रकार आपके कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो आपका एस्थेनिक हो जाता है, एस्थेनिक हो गया, एक आपका एथलेटिक हो जाएगा, एक आपका पिकनिक हो जाता है, एक आपका डायसेप्लास्टिक हो जाता है। ओके, ये 4 प्रकार हैं। तो यहाँ पर कौन सा मिला हमको, राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा, पिकनिक। अब आप मुझे बताएंगे कि इंट्रोवर्ट किसके में आता है, इंट्रोवर्ट जो टाइप है वो किसकी थ्योरी में आता है, बता दो भाई जल्दी से। हाँ, तो इंट्रोवर्ट आपके आता है युंग वाली थ्योरी में, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं। चलो, ये भी 4 तरह के टेम्परामेंट में आपका आ जाता है। ओके, सैंगिन है, और इसके अलावा एक क्लोरिक है, और इसके अलावा एक आपका कौन सा है, मेलानकोलिक है। ओके, और इसके अलावा एक और आपका होता है जिसका नाम है फ्लेगमेटिक।
ओके ये 4 टाइप है आपके टेम्परामेंट के, जो प्रोटो फिजियोलॉजिकल थ्योरी है आपकी, सॉरी प्रोटो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने 4 तरीके आपके बताए हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा भी लिख ही देती हूं मैं, जैसे हम जानते हैं क्लोरिक, ठीक है, क्लोरिक के नाम से। एक हम एक सेकेंड क्लोरिक, ठीक है, और एक हम जानते हैं जैसे फ्लैग्मेटिक के नाम से। ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। कौन सी थ्योरी है? प्रोटो साइकोलॉजिकल थ्योरी है। 4 हैं ये टेम्परामेंट के टाइप। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ओके ऑप्शन है विषय वस्तु पर निपुणता, या शिक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं, या शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या बैठने की उचित व्यवस्था। ओके तो जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो भाई देखो, सुविधाएं या संसाधनों की उपलब्धता, बैठने की उपलब्ध, ये यहाँ पर टीचर से रिलेटेड बात करी है। तो देखो ये एक अदर स्टेट टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो भाई मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। अब मान लो कि भाई मुझे सीडीपी पढ़ानी नहीं आती है, मुझे सीडीपी आती नहीं है, तो भाई ये तो लर्निंग को इफेक्ट करेगा ना, मैं गलत सलत अगर आपको पढ़ा करके चली जाऊं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ये टीचर से जुड़ा हुआ कारक आपका हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन निम्न को दर्शाता है। ओके जो बिहेवियर में हमारे परमानेंट चेंज आता है वो किस चीज को दर्शाता है? अनुभूति को दर्शाता है, प्रेरणा को दर्शाता है, अधिगम को दर्शाता है, या बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, मोटिवेशन को दर्शाता है। तो भाई व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन निम्न को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। ओके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आपका होता है इसे ही हम कहते हैं क्या? अधिगम कहते हैं। ओके तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए आकर के, शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वो इसे अपनाए। मतलब अगर कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो भाई एक विद्यार्थी के लिए क्या बेहतर होगा जो जिस चीज को वो यूज करे, है ना। थेरेपी यूज करे, या वो समूह चर्चा करे, या ट्यूशन ले, या मार्गदर्शन ले। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के लिए क्या बेहतर है? तो ऑब्वियस सी बात है, थेरेपी तो भैया मानसिक विकार के लिए होती है, ग्रुप डिस्कशन से प्रॉब्लम थोड़ी ना दूर होगी, ट्यूशन की तो बात ही छोड़ दो एकदम, है ना। गाइडेंस लीजिए आप, गाइडेंस से जो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाएंगी। ओके इसे ही कहते हैं शैक्षणिक मार्गदर्शन। अगला देखिए आकर के और आंसर कीजिए भाई। उद्देश्य स्थायित्व विकास के किस चरण में सीखा जाता है? मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस कह रहे हैं, जैसे हम जानते हैं वस्तु स्थायित्व के नाम से। तो वस्तु स्थायित्व किस स्टेज में पाया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके, संवेदी प्रेरक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, या अमूर्त संक्रियात्मक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है ना। ये थ्योरी है पियाजे की, आप सबको पता होगी ये थ्योरी तो, है ना। चलिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है स्टिल उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व बना रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सेंसरी मोटर। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है पियाजे की थ्योरी की। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, मापन का पहला चरण कौन सा है ना, जो मेजरमेंट है उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो ऑप्शन है सांख्यिकीय विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा, ऑप्शन नंबर सी है मानकों का निर्धारण, या ऑप्शन नंबर 4 है पैमाने की तैयारी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्लासेस की टाइमिंग एक बार प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। 12 बजे आपकी फ्री क्लास अनअकैडमी पे चलती है, 2 बजे आपकी प्लस पे क्लास रहती है, 5 बजे भी प्लस पे क्लास रहती है।
इसके अलावा जो एक क्लास यूट्यूब पे होती है वो 9 बजे क्लास होती है, वो भी आप लीजिए, और 10:30 बजे भी आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो टोटल जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है उनको जरूर आप लीजिए। जो आपको लगता है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको स्किप भी कर सकते हैं, पर यूट्यूब की दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है ना। ये ग्रेड 2 वाली जो 9 बजे होती वो भी, और ये ग्रेड 1 की ये भी, और यहीं पे मैं चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर दूंगी धीरे से आपके। ठीक है, दोनों जगह मिक्सअप करके। रीजन ये है कि एक टाइम में फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम दोनों जगह करके इनको कवर कर लेंगे। चलिए, तो भाई मापन का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन है सांख्यिकीय विश्लेषण, या गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा, या मानकों का निर्धारण, या पैमाने की तैयारी। तो मापन का फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर हमें किसी चीज को मेजर करना है तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज को पहले हमें उसके गुणों के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, उनको पहचान करना पड़ेगा हमको। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। मापन का फर्स्ट स्टेप होता है कि उस चीज के बारे में पहले हम पहचाने, देन उसके बाद में हम आगे के स्टेप पे जाएंगे। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। अधिगम में अक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है? मतलब एक बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ में जूझ रहा है तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं? ऑप्शन से आपके बाएं से दाईं ओर अभिविन्यास संबंधी समस्या होगी, या मनः दशा की अस्थिरता संबंधी समस्या होगी, या असंबद्ध विचार संबंध समस्या होगी, या ध्यान बंटने में समस्या है। देखो यहाँ पर मना दशा मतलब जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, एकदम से खुश हो जाओगे, एकदम से दुखी हो जाओगे, तो इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ये भी एक मानसिक विकार ही आपका होता है ना। बहुत जल्दी कुछ लोग होते हैं खुश होते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, एकदम सैड हो जाएंगे, तो मूड स्विंग्स का ये प्रॉब्लम होता है, इसे कहते हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर हम बात करें असंबद्ध विचार के बारे में तो है ना, लगातार कॉन्सेंट है ना, मतलब थॉट आ रहे हैं इधर उधर के, तो इसे कहते हैं असंबद्ध विचार समस्या। डिवाइडेड अटेंशन प्रॉब्लम आपका क्या होता है? जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक चीज के ऊपर। तो ये तो हो गए आपके मानसिक विकार, है ना। देखो बॉडी बीमार होती है सबको पता है ना, जुकाम खांसी सर्दी होता है सबको पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा मन भी बीमार होता है ना। और जब मन बीमार होता है तो होते हैं आपको मेंटल डिसऑर्डर, ओके, मानसिक समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई वैसा टर्म नहीं है मेंटल डिसऑर्डर। एमपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके। ठीक है, ओसीडी हो गया आपका, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर पढ़िएगा। मैं एक क्लास इनकी और कवर करा दूंगी, हालांकि प्लस पे पढ़ाया हुआ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, मतलब जब हम उल्टा पढ़ें या उल्टा हम लिखें, ओके, डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया, तो ये आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज में। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग उसका आंसर कीजिएगा भाई जल्दी से। तो आंसर करके मुझे आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण के पिता कौन है ना। मनोविश्लेषण के पिता कौन है? तो जल्दी से आंसर करो भाई। सिगमंड फ्रायड है, या एरिक्सन है, या आपके अब्राहम मैस्लो है, या आपके जीन पियाजे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। ये सबको पता होगा है ना, साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी हुई है, कौन है इसके फादर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। और अरे एक सेकेंड वेट अ मिनट, हाँ जी ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड है आपके मनोविश्लेषण के पिता, एक करेक्ट आंसर होगा। एरिक्सन है आपके कौन से थ्योरी दी हुई है? तो एरिक्सन ने आपको मनोसामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है, लाइफ स्पेन, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं आपके। मैस्लो ने आपको मानवतावादी सिद्धांत दिया हुआ है, जीन पियाजे ने आपको दिया हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के कमेंट में जल्दी से। एक बार क्लास को शेयर भी कर दो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी प्लीज कर दीजिए इसको। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो, और इससे पहले की भी क्लास देख लो, कल भी पेपर कराए हैं ग्रेड 1 के ही। ओके, चलिए पेपर सिर पे है आपका, है ना, 5 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं,
और अभी तक चीजें कवर ही नहीं हो पाई हैं। चलिए, तो हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आधिकारिक स्तर शिक्षण निम्न होता है। मतलब जो आधिकारिक स्तर का शिक्षण होता है वो प्रधान अध्यापक केंद्रित होता है, अभिभावक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है या बाल केंद्रित होता है। तो जो आधिकारिक स्तर का शिक्षण होता है उसमें टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है। आधिकारिक स्तर के शिक्षण को हम जानते हैं और नामों से, लाइक सत्तावादी के नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है। तो इन, या जिसे हम निरंकुशवादी के नाम से भी जानते हैं, निरंकुश। तो टीचर ही मेन होता है, टीचर ही सर्वे सर्वा होता है। एक जो टीचिंग का प्रकार है, वो टीचर का टाइप होता है, वो होता है प्रजातांत्रिक, है ना, डेमोक्रेटिक, या जैसे हम जानते हैं बाल केंद्रित के नाम से, जहां पर बच्चे के ऊपर ध्यान देता है टीचर। और तीसरा होता है असंबद्ध, ठीक है, असंबद्ध शिक्षण, शिक्षक, जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बच्चा ही भाई सब सर्वे सर्वा, उसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ओके, तो तीन टाइप होते हैं, एक आधिकारिक, प्रजातांत्रिक और असंबद्ध। जिस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल थे, ये टीचर के स्टाइल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। किस संदर्भ में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में भाषा के नियमों को क्या कहा जाता है। मतलब जब हम लैंग्वेज को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, ओके, और फिर उन्हीं यूज किए गए तरीकों के बारे में जो भाषा के नियम होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। फोनोलॉजी के नाम से जानते हैं, मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, या प्रैग्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो भाई आंसर कीजिए, एक दिन अभी फ्री क्लास में बता रही थी किसी दिन, है ना। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसी चीज को हम जानते हैं प्रैग्मेटिक के नाम से। फोर्थ राइट आंसर होगा, जब भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका, ठीक है, उसके बारे में जो भाषा के नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको लर्न करना, ये होता है प्रैग्मेटिक। सिंटैक्स क्या होता है, आंसर कीजिए। वाक्य विन्यास, किसी एक सेंटेंस को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करना, है ना। अब आंसर करो भाई, फिनोलॉजी क्या होता है, जल्दी से आंसर करके बता दीजिए, फिनोलॉजी में क्या होता है। क्या स्वर विज्ञान कहते हैं इसको, बोलो। हाँ, स्वर विज्ञान कहते हैं क्या इसको, बता दीजिए भाई जल्दी से। हाँ, तो जब है ना अध्ययन करते हैं फिनम्स का, तो यही आपका क्या होता है, फिनोलॉजी इसे कहते हैं। ओके, बेसिकली स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स, उनके अर्थ के बारे में, इसे कहते हैं फिनोलॉजी। और अगर हम बात करें भाई मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी स्टडी होती है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर या हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं, ये मॉर्फोलॉजी होती है। ओके, चलिए, या अगर सिंपल वर्ड में कहें तो द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे फॉर्म्ड, मतलब कैसे क्रिएट होते हैं शब्दों का। वहां पर था साउंड, फर्स्ट वाले में साउंड है, यहाँ पर वर्ड है, स्टडी ऑफ वर्ड, है ना। और एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज, तो ये मॉर्फोलॉजी है। सिंटैक्स के बारे में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई जल्दी से। माइक्रो टीचिंग क्या है भाई, तो माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी है, या शिक्षण पद्धति है, या तीसरा है समस्या समाधान विधि है, या फोर्थ है आपका मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, आंसर कीजिए जल्दी से। माइक्रो टीचिंग हाँ, तो माइक्रो टीचिंग के बारे में, एक सेकेंड रुको बेटा। चलिए हाँ, वापस स्टार्ट करते हैं। तो लघु शिक्षण के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, ओके, तो लघु शिक्षण माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, ये एक आपकी शिक्षण टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है। बीएड वगैरह में आपने माइक्रो टीचिंग करी हुई होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक स्किल को डेवलप कराते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन स्किल हो गई, ब्लैक बोर्ड स्किल हो गई,
ओके उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, जो टीचिंग स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करते हैं हम माइक्रो टीचिंग के द्वारा। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है, बीएड वगैरह में आपने करी होगी। कितने स्टेप होते हैं टोटल, तो भाई 6 स्टेप टोटल होते हैं और टोटल टाइम जो लगता है वो 36 मिनट का टाइम लगता है। दिया किसने है, एलन ने दिया हुआ है। भारत में कौन लेकर के आया, सॉरी भारत में इसके जनक कौन है, डीडी तिवारी हैं, लेकिन भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है आपका क्या नाम है, बी के पासी। ठीक है, चलिए अगला देखिए आकर के भाई जल्दी से। एक अनुसंधान डिजाइन में स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना। मतलब एक जो रिसर्च डिजाइन है तो वहां पर जो वेरिएबल होते हैं जो जिनके ऊपर कोई किसी का प्रभाव नहीं होता है, तो केवल 2 होने चाहिए। जितना अधिक डिजाइन अनुमति देता है उतना होना चाहिए, कोई सीमा नहीं, केवल 1 होना चाहिए। तो जब हम कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं, है ना, तो जितने ज्यादा स्वतंत्र चर होंगे उतना दूसरी चीजों का इफेक्ट कम होगा, या उसे हटाएं या उसे रखें, कोई दूसरी चीज उसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी, राइट। तो आपका सेकंड करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा एज मच एज द डिजाइन परमिट। ओके, जितना अधिक डिजाइन अनुमति देगा ना उतना आपको रखना चाहिए, है ना, क्योंकि जो स्वतंत्र चर होते हैं वो किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। To interpret a raw score obtained on a test, it is essential to, मतलब एक परीक्षण में प्राप्त हुए यथा प्राप्त समक, मतलब जो एक रॉ स्कोर आपको मिला है की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है ना। किसकी व्याख्या के लिए, एक सांख्यिकी विद से परामर्श लें, या प्राप्तांकों को मानक विचलन में परिवर्तित करें, या प्राप्तांकों को मानक अंकों में परिवर्तित करें, या वैसे ही संप्रेषित करें जैसे वो प्राप्त हुए हैं। तो भाई नहीं कहते रॉ मटेरियल रॉ चीजें, तो हमने क्या किया, एक रॉ स्कोर ऑब्टेन किया है, मतलब फिक्स नहीं, रॉ स्कोर अटेंड किया है हमने। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। तो जो हमने ऑब्टेन किया है, जो हमने प्राप्त किया है, उसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्कोर में डेवलप करेंगे, चेंज करेंगे। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए आकर के, शैक्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है केस स्टडी का, नैदानिक अनुसंधान का, साक्षात्कार का, या प्रायोगिक विधि का। ओके, मतलब जो शैक्षणिक सर्वेक्षण है, एजुकेशनल सर्वेज हैं, वो किस टेक्निक का यूज करते हैं। तो भाई आंसर कीजिए जल्दी से, है ना। अगर मान लो मुझे आपका कोई सर्वे करना है, आपके बारे में जानना है, पता लगाना है कि आप एजुकेशन में कैसे, कोई भी सर्वे करना है मुझे, है ना, या एजुकेशन में क्या चल रहा है, ठीक है, पता लगाना है मुझको, कितनी बेरोजगारी क्या चल रहा है, तो क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे, नैदानिक अनुसंधान करेंगे, या इंटरव्यू लेंगे, या प्रायोगिक विधि करेंगे। ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यू लेंगे ना, तब पता लगेगा भाई शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर साक्षात्कार हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के। डेटा संग्रहण की विधियों में प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि मतलब जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ज्यादा रिलायबल होता है। क्यों? ऑप्शन है प्रायोगिक विधि के माध्यम से प्राप्त होने वाले परिणाम वैश्विक रूप से प्रयोज्य होते, मतलब एप्लीकेबल होते हैं पूरे सार्वभौमिक हर एक जगह। ऑप्शन नंबर बी है प्रायोगिक स्थिति की प्रतिकृति बनाई जा सकती है, मतलब रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं, या अध्ययन किए जाने वाले विषय के लिए व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है यह व्यक्ति की समझ में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मतलब जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो ज्यादा रिलायबल होता है। रीजन ये होता है कि वो सिचुएशन को हम रेप्लिका दोबारा क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम प्रयोग कर पाएंगे, तो फिर वहां पर सेम रिजल्ट आएंगे। तो रिलायबिलिटी क्रिएट होगी वहां पर, विश्वसनीयता क्रिएट होगी वहां पर, है ना। तो राइट आंसर दैट्स वाई सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, वैश्विक रूप से जरूरी नहीं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, है ना, या कोई भी होता है मूल्य तभी ना वो, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उनके बारे में समझ रहे तभी तो पता लगेगा, तो इनका भी वैल्यू होता है। ओके, इनसाइट तो अलग ही टर्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या अचानक जो होती है रैंडम तरीके से।
अगला देखिए यहाँ करके, निम्नलिखित में से क्या अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस टेक्नोलॉजी है आपकी, ओके। तो टी समूह विधि, CAL या क्रमादेशित अनुदेश या मीडिया एवं प्रिंटिंग उपकरण। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी गई है। तो टी समूह विधि या CAI या CAL या क्रमादेशित अनुदेश या मीडिया एवं प्रिंटिंग उपकरण। तो आंसर कीजिए भाई जल्दी से, कौन आउट हो रहा है यहाँ पर, कौन सा नहीं जुड़ा है अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी के साथ में? बता दो भाई। टी ग्रुप ट्रेनिंग या टी ग्रुप मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसे दिया हुआ है आपके कर्ट लेविन ने, ठीक है। हाँ, अपने साथियों के साथ में दिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, कर्ट लेविन लिख देती हूँ मैं उस चीज को। तो यूज तो हो गया ये जाकर के किसमें, गेस्टाल्ट वादियों में ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका एक क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में आती है, ओके। अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में नहीं आता, इसको हम काउंसलिंग में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप होता है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का, ओके। अनुभव आधारित पर होता है, ओके। 8 से 14 लोगों का एक स्मॉल ग्रुप लेते हैं और वहां पर ही हम पूरा ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लर्निंग जो होती है वो उनके एक्सपीरियंस, उनके ओन एक्सपीरियंस, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो बाकी की सारी चीजें आपकी आती हैं अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में। तो आप मुझे फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या, CAL का फुल फॉर्म क्या है? CAL का मतलब क्या होता है, बोलो। CAL जल्दी से बता दीजिए भाई। लिखो भाई लिखो, किसी को भी अगर पता चल रहा है तो। CAL का मतलब क्या है भाई, या CAI और CAL है ना, ये कंप्यूटर के साथ में जुड़े हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात होगी, टेक्नोलॉजी है तो कंप्यूटर के साथ में होगी, है ना। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर असाइज्ड इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ओके। तो ये चीज है, या जैसे हम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग CBL के नाम से भी जानते हैं, ओके। यही है आपके टेक्नोलॉजी में। बाकी हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का भी यूज करते हैं, मीडिया प्रिंटिंग उपकरण का भी प्रयोग करते हैं। तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित सही प्रायोगिक अध्ययन प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। जो आपके कोल्ब हैं, इन्होंने जो अनुभविक अधिगम दिया हुआ है, तो कौन सा एक सही सीक्वेंस है यहाँ पर, ओके। तो आंसर कर दीजिए जल्दी से। हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा, अनुभव। और अनुभव कैसे, मूर्त होंगे, ओके। फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, और फिर सामान्यीकरण करेंगे भैया, अमूर्त वाली टर्म लागू हो जाएगी। फिर होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ओके। तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। आज दिन में बताया था, एक नई चीज भी आपको यहाँ पर मिल गई है, ओके। तो यहाँ पर तो भाई फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? तो संज्ञानात्मक, पारिस्थितिकी, मनोवैज्ञीय या मनोसामाजिक। मतलब कि चाइल्डहुड में जो चीजें, जो नींव पड़ती है, वो उनके भविष्य को तय करती हैं, फिक्स करती हैं, फिक्सेशन के बारे में, है ना। तो ये तो थ्योरी हो गई फ्राइड के बारे में, साइकोडायनामिक थ्योरी। आपकी राइट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। कॉग्निटिव पियाजे की है, इकोलॉजिकल यूरी ब्रॉनपेन बेनर की है, मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन की है, ओके। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन भाई। वाइगॉत्स्की ने बच्चे के अधिगम में निम्न में से किस क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है? ऑप्शन है आनुवंशिक, बी है आर्थिक, सी है भौतिक, फोर्थ है सामाजिक। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो वाइगॉत्स्की ने बच्चे के अधिगम के किस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? तो राइट आंसर आप सबको पता है यहाँ पर, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है कि हम समाज के साथ में सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, सोशल, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ करके भाई, फ्रांसिस गाल्टन चार्ल्स डार्विन से कैसे संबंधित थे, है ना।
जो फ्रांसिस गॉल्टन है वो चार्ल्स डार्विन के साथ में कैसे संबंधित है? तो कोई संबंध नहीं था, दोस्त थे, कजिन थे या ब्रदर थे? तो मैं आपको बता दूं, जो फ्रांसिस गॉल्टन चार्ल्स डार्विन के भाई कजिन थे, चचेरे भाई थे। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस गॉल्टन के बारे में जानते हैं, सुजननिकी के पिता हैं। चार्ल्स डार्विन ने दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। अगला देखिए, लिखते समय किसी बच्चे के द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग निम्न को निरूपित करता है। ओके, मतलब शुरुआत में तो पहले पूरे हाथ का यूज करता था और फिर वो यूज करता है आपका किसका, मतलब सिर्फ उंगलियों का, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तंत्रिकी नियंत्रण है, सिफेलोकाउडल है, विशिष्ट संचालन है या प्रॉक्सिमोडिस्टल है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, पहले पूरे हाथ का प्रयोग फिर उंगलियों का प्रयोग। ओके, पहले ग्रॉस है ना स्किल्स फिर फाइन स्किल्स की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, ये होता है सिर से पैर की ओर। पढ़ लो, सारी चीजें काम आएंगी बहुत ज्यादा। आरटीई एक्ट खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार, या बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, या समानता का अधिकार, या अध्यापक शिक्षण का अधिकार। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आरटी एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो भाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और अगर हम दिव्यांग के बारे में बात करें तो 6 से 18 वर्ष दिव्यांग के बारे में हो जाएगा। ओके तो ये चीजें आपकी हो गई। कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, 21वां आर्टिकल ऐड हुआ 21 ए, और आपका 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002 हुआ था। तो ये तो था आज का टॉपिक आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, पूरे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, तो आप लोग कल वाली क्लास भी जरूर देखिए, उससे पहले एक क्लास हुई है उसे भी जरूर देख लीजिए। ओके, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे यहीं पे 10:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए।